हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। जो वर्णमाला हमने डिस्कस की है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो वर्णमाला को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ से कंप्लीट जितना भी अब तक हिंदी में कराया है देख सकते हैं। और ये जो वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके किसी भी एग्ज़ाम के बेस को तैयार करता है। और इसमें जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ तो आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओए, आरओआईएस, पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी में ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपका कोई भी फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड आयन, सोना, बाबू जो भी हैं, उन सभी को इसे शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं या होते हैं? ऑप्शन है सा, साहा। सेकंड ऑप्शन है ता, था, दा, धा। थर्ड है टा, ठा, डा, ढा। और फोर्थ है चा, छा, जा और झा। ऊष्म व्यंजन की हमने बात की थी। ऊष्म व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से हवा गर्म निकलती है यानी ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, शा, शा, सा और हा। इन 4 व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो पहले ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है और ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण जब करते हैं तो उस टाइम श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ आपके सामने, अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अघोष। ऐसे वर्ण जिनके द्वारा केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में हमें घर्षण ना करना पड़े उन्हें क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। और जिनका उच्चारण करते समय जब हमारी जो जीवा है वो घर्षण करके गुजरती है तब उसे सघोष कहते हैं। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, प्री में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपसे जब आपके लिए मैंने वर्णमाला का टॉपिक डिस्कस किया था उस समय आपको बताया था या, रा, ला और वा, ये चारों अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहते हैं इनको? अर्ध स्वर कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि रा और ला एक स्थिति पर जब लुंठित और पार्श्विक होते हैं, उस स्थिति में या और वा ही सिर्फ अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में बच जाते हैं। लेकिन जब चारों होंगे ऑप्शन में और उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा तो चारों ही अर्ध स्वर हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जहाँ पर आपसे 2 लुंठित और पार्श्विक करके ऑप्शन में ये ना हो और या 3 दिए हों, कोई भी या, रा, ला इनमें से दिए हों, तो आपका कौन सा हो जाएगा? या हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि ला और रा लुंठित और पार्श्विक हो जाते हैं तब या और वा ही अर्ध स्वर की श्रेणी में बचते हैं। तो यहाँ पर चारों के लिए पूछा है तो ये कौन से हो जाएंगे? अर्ध स्वर, या इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर इनको कहते हैं। तो अर्ध स्वर दिया नहीं है ऑप्शन में, अंतस्थ दिया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, तो इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन है ला, रा, सा और फा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फा। पा, फा, बा, पा, फा, बा, भा और मा, ये पांचों ही वर्ण ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जब आप इनको उच्चारण करेंगे, इनका पा, फा, बा, भा और मा, इनको उच्चारण करने में आपके जो होठ हैं, आपके ओष्ठ हैं, एक दूसरे से टच होते हैं, इसलिए ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। और इस वर्ग को कौन सा वर्ग कहते हैं? पा वर्ग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर पा नहीं है ऑप्शन में, बा नहीं है, मा नहीं है, ना भा है, ना माँ है। ऑप्शन में क्या दिया है? फा दिया है। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, जो वॉवेल होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, समृद्ध कहते हैं। तो ये इजी आप कर देंगे, स्वर कहेंगे। वॉवेल को क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और ये बीएड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुस्वार कहेंगे उनको, अयुग्मवाह कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे या अकारांत कहेंगे। तो जिन स्वरों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है और ये बीएड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अकारांत कैसे कहेंगे? जैसे हमने देखा राम, राम लिखा है, ये अकारांत है। क्यों? क्योंकि रा प्लस आ प्लस माँ प्लस आ, इससे ये बना हुआ है। क्योंकि माँ जो है इसको पूरा करने के लिए हमें आ इसमें जोड़ना पड़ता है। माँ जो होता है इसके नीचे जब हलंत लगा देते हैं तो ये व्यंजन होता है, और कोई भी व्यंजन कंप्लीट तब होता है जब उसमें स्वर आ छुपा हुआ होता है। जैसे माँ है, राम लिखा है, तो इसमें आ हमारा इंक्लूड है, तो इसके अंत में क्या है? आ है। जब हम इसे तोड़ेंगे, जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में हमारा आ निकल के आएगा, और जिन शब्दों के लास्ट में आ होता है वे हमारे अकारांत शब्द के अंतर्गत आते हैं। अकारांत, आकारांत, एकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम एक वीडियो स्पेशल इसके लिए बनाएंगे। जिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है उनकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन है आ, उ, ए, बा। तो ये क्लियर है कि बा हमारा स्वर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। और ये बीएड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बीएड 2004 में, तो इजी है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन है पा, टा, दा, फा। तो घोष आपसे पूछा है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दा। दा वर्ण जो है हमारा घोष वर्ण की श्रेणी में आता है, और ये बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण या अक्षर। तो आपको सभी को पता होगा, डिटेल में चर्चा कर चुके हैं हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ करेक्ट होता है, वर्ण या ध्वनि। जब वर्ण और अक्षर में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं होगा तब आप ध्वनि के साथ में जाएंगे, और जब क्रम में लगाना होगा तो सबसे पहले ध्वनि को रखेंगे, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले रखेंगे ध्वनि, फिर उसके बाद में रखेंगे वर्ण, फिर उसके बाद में हम रखेंगे क्या? शब्दांश, और फिर शब्द, और इस तरीके से वाक्य। ऐसे करके हम इसे क्रम में लगाएंगे अगर क्रम पूछा जाएगा तो। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में क्या डिफरेंस है। वी में कहा है कि वर्ण के समूह को, और डी में कहा है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारे वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह, वर्णों का कैसा समूह? व्यवस्थित समूह, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्णों का समूह इधर उधर करके भी दिया जा सकता है, अरेंज नहीं होगा तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा, तभी वर्णमाला की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और ये यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है 2009 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए ये प्रैक्टिस है, तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के तरीके से ही करा रही हूँ फास्ट। डिटेल्ड वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, तो आप डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने आई बटन में आपके लिए लिंक भी दिया है, तो यहाँ से आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई टाइप का बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ से आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। कंप्लीट आपके लिए यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है का, खा, या, रा, चा, जा, टा, ठा। और ये आरआरबी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और 2 बार पूछा है, रिपीटेड 1997 में और फिर 2003 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? एक मैंने सूत्र बताया था आपको, अकु विसर्ज्य नाम कंठा। तो आ और आ, यानी आ और आ, ये दोनों ही कंठ से उच्चारित होंगे। फिर कु मतलब का वर्ग जो है, का, खा, गा, घा, अणा, ये सारे किससे उच्चारित होंगे? कंठ से उच्चारित होंगे। और फिर अकुह विसर्ज्य नाम, यानी विसर्ग जो हैं वो भी कंठ से उच्चारित होंगे, कंठा। अकुह विसर्ज्य नाम कंठा, यानी आ और का वर्ग और विसर्ग जो भी हैं वो कंठ से उच्चारित होंगे। तो यहाँ का वर्ग के अंतर्गत क्या आ रहा है? का और खा, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है गा, घा, ऑप्शन सेकंड है जा और फा, ऑप्शन थर्ड है
डा और ढा, और ऑप्शन 4 है पा और फा। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। मूर्धन्य का मतलब है जो मूर्धन्य वर्ग में आते हैं, तो मूर्धन्य में कौन से आएंगे, इसमें से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, डा और ढा, टा ठा डा ढा णा, ये किस में आएंगे, मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने आ, का, गा, था और धा, फा और मा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, का और गा। अल्प प्राण के अंतर्गत का और गा आएंगे, और ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब होता कैसे है, जैसे देखिए का, खा, गा, घा और णा, ये लिखा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अब यहाँ पर का और गा दिया है, तो ये किसकी श्रेणी में आ गए, अल्प प्राण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है खा और गा, ऑप्शन सेकंड है उ और ऊ, ऑप्शन थर्ड है ए और औ, आई और औ, और ऑप्शन फोर्थ है शा और सा। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हो गई इसमें से, क्योंकि खा और गा जो लिखा हुआ है इनके नीचे नुक्ता लगा है। क्या लगा है, नुक्ता। तो नुक्ता लगने की वजह से ये नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत आ गई। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हुआ। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है और 2 बार रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन की जो आपका प्रैक्टिस है इसको 3 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ आपके लिए 100 अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये आपके लिए भी अटेंड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वही बात, लिमिटेड टाइम लिमिटेड डेटा। तो इसको 3 पार्ट्स में हम डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ऑप्शन है आपके सामने खा, चा, मा और छा। घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, मा। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, घोष और अघोष। घोष और अघोष के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा जो स्वरतंत्र है उसमें कंपन नहीं होता वो अघोष होते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वरतंत्र में कंपन होता है वे घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अघोष के अंतर्गत क्या बताए थे मैंने आपको? अघोष में बताया था कि जो सा हैं ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अघोष के अंतर्गत क्या आएंगे, सा अघोष के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा, पहला और दूसरा, जैसे का, खा, गा, घा, णा, इस तरीके से। तो ये पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा। और सा तीनों शा आएंगे, सा, शा और सा। ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये अघोष के अंतर्गत आएंगे। तो इनमें से हमारे पास में माँ यहाँ पर जो है ये दिया है घोष। बाकी का देखिए आपको दिख रहा है यहाँ क्या है, खा, चा और छा। तो ये तीनों कैसे हैं? ये दूसरा है, चा पहला है और छा ये दूसरा है। तो पहला और दूसरा है, तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आपके अघोष के अंतर्गत। और पूछा क्या है आपसे? घोष पूछा है। तो ये तीनों अघोष हैं, तो माँ क्या हो जाएगा यहाँ पर? घोष हो जाएगा। घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा आता है, यानी 345 आप ट्रिक बना सकते हैं घोष के लिए। ठीक है, 345 और हा और सभी स्वर आएंगे। ठीक है, और सभी क्या आ जाएंगे? स्वर इसमें आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है उ, खा या रा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ऐसा वर्ण ढूंढना है जो व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि रा व्यंजन है, खा व्यंजन है और या भी अंतस्थ व्यंजन है। तो ऊ हमारा स्वर है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हुआ। और बीएड एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन है पा, बा, मा और ता। तो पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो ता बचा है हमारे पास, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। ता हमारा ओष्ठ ध्वनि नहीं है, और ये भी बीएड एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है 50, 51, 52, 53। तो हिंदी
भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है शा, अया, गा और जा। नासिक के व्यंजन आपको बताना है। तो नासिक के व्यंजन की श्रेणी में ये जो भी बोलते हैं आप इसे यहाँ जो भी है तो ये आता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग उच्चारण करते हैं, तो ये हमारा नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में हमारी नाक काम करती है, यानी नाक के सुर में जिनका उच्चारण हम करते हैं वे हमारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के जो हमारे 5वें वर्ण होते हैं, 5वें व्यंजन होते हैं, वे सब नासिक के व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और ये बात डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको समझाई है। आगे है क्वेश्चन, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो ए और आई ये वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। अब ये कंठ तालव्य कैसे कहलाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे कंठ वर्ण होते हैं आ और आ, ठीक है। आ और आ क्या होते हैं? हमारे कंठ वर्ण होते हैं। तो जब हम आ और ई को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक है। आ और ई को मिलाने पर क्या बनेगा? ए बनेगा। और जब हम आ और ए को मिला देंगे, आ और ए को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले वर्ण जो हैं कंठ हो गए और ये हमारे तालु से होते हैं, इसलिए ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन है लृ, कृ, श्री या डा। तो आपको पता है लृ को भी स्थान दिया है, कृ को भी दिया है, डा को भी दिया है, लेकिन जो श्री जो है ये इसको हमारी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन है पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो द्वितीय व्यंजन वे होते हैं जब एक ही व्यंजन 2 बार रिपीट होता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ शब्द है जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार रिपीट हुआ, यानी एक बार हाफ और एक बार पूरा? तो दिल्ली ऐसा शब्द है जिसमें हमारे व्यंजन का रिपीटेशन हुआ और एक आधा है एक पूरा है, तो ये द्वितीय व्यंजन की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला ही क्वेश्चन था कि हमारे ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो सा हा को हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो छा जो है ये का और सा के योग से मिलकर बना है, का और सा के योग से मिलकर बना है। तो ये कैसी ध्वनि हो गई? ये संयुक्त वर्ण या संयुक्त ध्वनि हो गई। अगला क्वेश्चन 25, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है आपके सामने का, छा, त्रा और ज्ञा। तो हिंदी शब्दकोश की जब हम बात करेंगे तो शब्दकोश के अंतर्गत का के बाद में हमेशा छा का स्थान आता है, क्योंकि का और सा के योग से मिलकर बना है। तो जब शब्दकोश में हम ढूंढेंगे इसको तो का के बाद में इसको हमेशा ढूंढा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉप 100+ क्वेश्चंस हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।